हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर हम करंट अफेयर को कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है, मेंस ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है और इंटरव्यू में इसको कैसे यूटिलाइज करना है। ये सब बातें आज हम लोग कवर करेंगे। और ये भी हम बात करेंगे आज के इस सेशन में ये भी बात करेंगे कि जो करंट अफेयर है वो डेली पढ़ना चाहिए या मंथली या वीकली, इन सब की बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी पता है कि यूपी पीसीएस में 3 स्टेज होती हैं हमारी। यूपी पीसीएस जब आप देने जाओगे तो 3 स्टेज आपको भाई साहब फेस करनी पड़ेंगी। तो यूपी पीसीएस तभी क्रैक होगा जब आप 3 स्टेज आप क्रैक करते चले जाओगे। समझ गए? तो 3 स्टेज कौन सी होती है? एक स्टेज होती है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स आपको क्रैक करना है। दूसरी स्टेज होती है मेंस, मेंस बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। अब देखो, अब एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको हर जगह हेल्प करता है वो है भाई साहब करंट अफेयर। करंट अफेयर देखो ऐसा एक सब्जेक्ट है जो तीनों जगह काम आता है। करंट अफेयर आप देखोगे, करंट अफेयर से हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर्स की आप जब बात करोगे तो आप देखोगे प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स को हम कैसे पढ़ें, कैसे हम लोग इसको कवर करें, इसकी बात करेंगे। तो देखो, करंट अफेयर, पहली बात जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप करंट अफेयर डेली पढ़िए। डेली पढ़ना है। अब डेली क्यों पढ़ना, हम इसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, समझ गए? तो करंट अफेयर जो भी आप अभी पढ़ते हैं, करंट अफेयर अभी जो भी आप कवर करते हैं, उसमें हम जब बात करते हैं तो करंट अफेयर्स जब कनेक्ट होता है एक तो प्रीलिम्स से रिलेटेड। अब बोलोगे सर जब हम प्रीलिम्स का पढ़ते हैं करंट अफेयर तो प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाएं, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स कैसे बनने चाहिए कि जो आपके प्रीलिम्स में हेल्प करें। समझ गए? बहुत से लोगों को ये रहता है कि सर हम प्रीलिम्स में कैसे कवर करें, हम इसकी बात करेंगे कि प्रीलिम्स में कैसे कवर करना है, कैसे नोट्स बनाना है। तो देखो, मेरा जो तरीका था मैं उसको बताने जा रहा हूं कि मैं क्या करता था कि करंट अफेयर को प्रीलिम्स में ऐसे नोट्स बनाता था कि कोई टॉपिक मैंने पढ़ा और प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट और डेटा बेसिक पता होना चाहिए तो आप प्रीलिम्स को निकाल सकते हो। और एनालिटिकल जो हमारी जो सोचने की शक्ति है वो हमें धीरे धीरे आती रहती है, तो वो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम प्रीलिम्स की बात करें, जैसे मान लें आज आप टॉपिक पढ़ रहे हो रामसर साइट्स, तो मैं रामसर साइट के ऐसे नोट्स बनाता था। कैसे नोट्स बनाता था? रामसर साइट्स आज पढ़ रहा हूं तो रामसर साइट्स का पहले मैं ऐसे बना लेते, इसका उद्देश्य क्या है, तो वेटलैंड कंजर्वेशन करना है। मैंने ऐसे लिख लिया कि इसका उद्देश्य है वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन है। और इसका कन्वेंशन कब हुआ है? रामसर कन्वेंशन भाई साहब जो हुआ था वो ईरान में हुआ था। रामसर में कहां पर हुआ था? रामसर ईरान में हुआ था। रामसर ईरान में ये कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 2 फेब 1971 में हुआ था। ये भी हमें समझ में आ गया। भारत में कितनी रामसर साइट हैं ये हम देखते थे कि भारत में भाई साहब 100+ रामसर साइट होने जा रही हैं। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट है तो हमने ये भी लिख ली। तो हम सब टॉपिक ऐसे कवर कर लेते थे कि तमिलनाडु में भाई साहब रामसर साइट कितनी हो गई है? 20 हैं। सेकंड नंबर पर यूपी आता है, यूपी में कितनी रामसर साइट हो गई है? 13 है। फिर हम आते थे कि भाई साहब विश्व की बात कर लेते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर हैं, तो हम देखते थे कि सबसे ज्यादा भाई साहब यूके में है। यूके में पहले नंबर पर यूके आता है, 176 के आसपास है। फिर आता है मैक्सिको दूसरे नंबर पर जिसमें लगभग 144 के आसपास है। आगे पीछे हो सकता है, उसकी टेंशन मत लेना। तीसरे नंबर पर इंडिया आता है जिसमें लगभग 100+, ये आगे पीछे बढ़ती रहती है तो कभी भी चेंज हो जाता है। तो मैंने विश्व में इंडिया की रैंकिंग भी पता कर ली कि इंडिया की रैंकिंग तीसरी है। अब देखो रामसर साइट पर कोई भी क्वेश्चन है। अब एक और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, मैंने इसको भी यहां पर कवर कर लिया कि वेटलैंड डे भाई साहब 2 फेब को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो एक चीज हमने जब पढ़ी तो हमने एक पॉइंट ऐसे बनाया
बनाया और पूरे नोट्स बना लिए एक लाइन में। ये हमारे प्रीलिम्स। अब जैसे मान लो कोई नया पॉइंट पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो इसी लाइन में मैं नया कोई पॉइंट ऐड करूंगा। जैसे मान लेते हैं नया पॉइंट आया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर हमें पढ़ना है। मान लो मुझे नोट्स बनाना है, तो मैंने देख लिया टोटल भारत में कितनी हो गई 45, भाई साहब यूपी में कितनी हो गई 4, रिसेंटली कौन सा हुआ है सारनाथ ऐड हुआ है, तो बस इतना लिख लिया सारनाथ हुआ रिसेंट का जो 45वां है। तो ऐसे हम नोट्स बनाते थे। ये हमारा प्रीलिम्स के नोट्स बनाने के तरीके हैं। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? यहां तक आपको बताओ समझ में आ गया कि अभी भी कोई दिक्कत है? यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब हम आ जाते हैं कि सर प्रीलिम्स के नोट्स तो आपने बनाना सिखा दिया, सिंपल एक लाइन बनाइए। मैं क्या करता था, मेरा करंट अफेयर बनाने के जो तरीके थे, सिंपल एक पॉइंट को हम कवर करते थे, उसके डेटा लिखते थे। मान लेते हैं 3-4 लाइन में बन गया, दूसरा पॉइंट उठाते थे, उसके डेटा पॉइंट लिखते थे। समझ गए? तीसरा कोई पॉइंट उठाया, उसके डेटा उसके पॉइंट, इस तरीके से लिख के चले जाते थे। इस तरीके से मेरा प्रीलिम्स का करंट अफेयर कवर हो जाता था। अब बोलोगे सर हम बात कर रहे थे कि सर मेंस से रिलेटेड हम करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो मेंस से रिलेटेड तभी आप बना पाओगे जब आपको मेंस का सिलेबस पता होगा। प्रभु सिलेबस आपको नहीं पता होगा तो आप करंट अफेयर को अपने सिलेबस से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हम जो भी करंट अफेयर पढ़ते हैं उसको हम मेंस से कैसे कनेक्ट करें। तो वही इंसान मेंस से कनेक्ट कर सकता है जब उसको सिलेबस पता होगा। तो सिलेबस आपको, पहली कंडीशन क्या है कि सिलेबस आपको याद करना है। सिलेबस मतलब याद करने का मतलब है एक ओवरव्यू रखना है। यदि आपने ओवरव्यू रख लिया तो आप क्या कर लोगे, करंट अफेयर को मेंस से कनेक्ट कर लोगे। करंट अफेयर को किससे कनेक्ट कर लोगे? करंट अफेयर को भाई साहब मेंस से कनेक्ट तुरंत अच्छे से कर लोगे। करंट अफेयर को मेंस से तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आपको सिलेबस याद होगा। जैसे मान लेते हैं कि आज हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि एक बहुत न्यूज में चल रहा था। मान लेते हैं एक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि भाई एक नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट और रिसेंटली आई है, पहली बार इन्होंने ये रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स मतलब निवेश का अच्छा माहौल कहां पर है। तो अब ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स आया है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में इसको हम कनेक्ट कहां करें? तभी आप कर पाओगे जब आपको सिलेबस याद होगा। अब मुझे सिलेबस याद है तो मैंने तुरंत इसको कनेक्ट कर दिया। प्रीलिम्स में तो चलो ठीक है, प्रीलिम्स में आप डायरेक्ट नोट्स बना सकते थे कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ये पहली रिपोर्ट है, फर्स्ट रिपोर्ट है, एक पॉइंट आपने लिख दिया कि ये क्या है, फर्स्ट रिपोर्ट है, पहली बार आई है, ठीक है, एक पॉइंट आपने लिख दिया। दूसरा आपने ये लिख दिया कि भाई इसको कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है, चलो ठीक है, ये भी कवर कर लिया। तीसरा पॉइंट आपने ये निकाल दिया कि यूपी की रैंक भाई साहब 19वीं है और यूपी का स्कोर जो है, यूपी का स्कोर भाई साहब कितना है, 45 है। आपने ये कवर कर लिया। अब इससे बाहर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं बन सकता। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स पर यही क्वेश्चन बनेगा कि ये पहली रिपोर्ट है, ठीक है, किसने इसको रिलीज किया, नीति आयोग ने, यूपी की कौन सी रैंक है, 19। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक आपको पता है कि भाई साहब गुजरात की है। किसकी है फर्स्ट रैंक? गुजरात की है, तो गुजरात की फर्स्ट रैंक है। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अब आपने प्रीलिम्स ओरिएंटेड तो पढ़ाई कर ली, लेकिन मेंस ओरिएंटेड तभी पढ़ पाओगे जब आपको सिलेबस याद होगा। अब मुझे सिलेबस याद है तो मैंने तुरंत कनेक्ट कर लिया कि भाई जीएस जो 6 है, यूपी स्पेशल पेपर 6 है, उसमें एक जो यूपी स्पेशल पेपर 6 में जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर जो 4 है, उस यूनिट नंबर 4 में क्या है कि यूपी में निवेश के मुद्दे क्या हैं, यूपी में निवेश के मुद्दे क्या हैं, निवेश के मुद्दे। तो निवेश के मुद्दे क्या हैं, उसके ऊपर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि यूपी में इन्वेस्टमेंट इश्यूज क्या हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे क्या हैं, उनका डिस्कस करिए। निवेश होगा तो उससे क्या फायदा होगा उत्तर प्रदेश का, तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपको ये डेटा आप कनेक्ट कर लोगे तो मैं आपकी जगह होता तो मैं तुरंत आपको क्या करता, जीएस 6 की डायरी में जाता और जीएस 6 की डायरी में हम निवेश इन्वेस्टमेंट इन यूपी वाले टॉपिक में इसको कनेक्ट करता
कि इन्वेस्टमेंट इन यूपी। तो इन्वेस्टमेंट यूपी जब आप टॉपिक पढ़ेंगे कि चलो भाई इसका रिवीजन करेंगे तो हमें अपनी मेंस को बेहतर करना है, तो इन्वेस्टमेंट इन यूपी तुरंत में भाई साहब जाता कि पहली बात तो ये कि कोई निवेश हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो मैं डेटा कलेक्ट करता कि भाई चलो उत्तर प्रदेश में जो हमारा विदेशी निवेश है वो कितना हुआ है। तो मैंने तुरंत डेटा इकट्ठा किया कि 2019 से लेके भाई साहब 2025 तक जो निवेश हुआ है यूपी में, वो लगभग 22,800 करोड़ के आसपास निवेश हुआ है। हमने चलो एक ही हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि यूपी में निवेश इतना हुआ है, ठीक है। फिर हमने देखा कि निवेश हुआ है तो निवेश के प्रभाव क्या होते हैं, जब निवेश होता है तो उससे होता क्या है, तो हमने सब इंपैक्ट बता दिए कि जब निवेश होता है तो हमारा क्या होता है, निवेश जब होता है तो हमारी जॉब्स क्रिएशन होती हैं। क्या होता है, जॉब क्रिएशन होता है। अच्छे से आपने एक हेडिंग अप्रूव कर दी, जॉब क्रिएशन होता है। और क्या, जब निवेश होता है तो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होता है, हमारा आर्थिक विकास भी होता है। जब हमारा निवेश होता है तो एक हमारा बुनियादी ढांचा भी बनता है। जब निवेश होगा तो बुनियादी ढांचा भी बनेगा। अब बोलोगे सर बुनियादी ढांचा कैसे बनेगा, आप देखो ना बुनियादी ढांचा, आप देखो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, आपने देखा होगा। एआई सिटी बन रही है लखनऊ में, एआई सिटी बन रही है, एआई सिटी इन लखनऊ, एआई सिटी इन लखनऊ। तो ये सब बातें, अब आपने प्रभाव बता दिया। फिर आपने देखा कि निवेश में मुद्दे क्या हैं, तो मुद्दे हमने यहां पर तुरंत कनेक्ट कर दिए कि मुद्दे हम बात करें यहाँ एकदम नीति आयोग की रिपोर्ट आप बता देते कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाई साहब यूपी की रैंकिंग भाई साहब कितनी है। अब हमने तुरंत कनेक्ट कर दिया इस करंट अफेयर को, 19th है, जो बहुत खराब, जो अच्छी रैंकिंग नहीं है, जो एक तरीके से लो रैंकिंग है, ऐसे लिख सकते हो, जो एक लो रैंकिंग है। तो ये इसमें इशू क्या है, तो आप देखोगे कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, उस नीति आयोग की रिपोर्ट में भाई साहब 8 पैरामीटर्स हैं। आप उन्हीं 8 पैरामीटर्स को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। उसमें पहला पैरामीटर है भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप लिखोगे कि भाई साहब एक तो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उत्तर प्रदेश में क्या है, इंफ्रा की कमी है, एक पॉइंट तो ये आप देखोगे। आप देखो एक एग्जांपल दो, कभी भी कोई हेडिंग को प्रूव करोगे तो एग्जांपल देना पड़ेगा कि भाई उत्तर प्रदेश में आप देखोगे आईटी पार्क बहुत कम है, और आईटी पार्क्स जो भी हैं तो वो वैसा आईटी पार्क्स इन वेस्टर्न यूपी ओनली, केवल वेस्टर्न यूपी में है, इन वेस्टर्न यूपी ओनली, केवल वेस्टर्न यूपी में है, ईस्टर्न यूपी में नहीं है, बुंदेलखंड में नहीं है। तो 8 के 8 जो पैरामीटर्स वहां पर दिए आप उनको भी एक्सप्लेन कर दोगे, उन्हीं को हेडिंग बना दोगे, तो भी आपका भाई साहब मेंस की तैयारी हो जाएगी। तो मैं ये बताता हूं कि आप ये मेंस की एक डायरी भी बना लोगे। तो मैं पढ़ने का तरीका मेरा ये था कि करंट अफेयर जब मैं पढ़ता था, कि भाई जब भी करंट अफेयर में पढ़ता था तो मेरे पास भाई साहब दो तरीके के नोट्स होते थे। एक तो हमारी भाई साहब एक रफ कॉपी होती थी, और उस रफ कॉपी में हमारा प्रीलिम्स का करंट अफेयर होता था, जिसमें हम सब कुछ टाइप करते थे जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता था। डेली का 10 पॉइंट हमें मिल रहे हैं तो 10 के 10 पॉइंट में उसमें लिख लेता था और एक पेज में बन जाता था। दूसरा, और ये जो हमारी रफ कॉपी होती थी यही हमारी प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमारा करंट अफेयर होता था। एग्जाम से 5 दिन पहले उठाते थे, उसका रिवाइज करते थे और एग्जाम देने चले जाते थे। दूसरी हमारी डायरी होती थी भाई साहब, दूसरी हमारी डायरी होती थी जो किसके लिए बनी होती थी, जो भाई साहब मेंस के लिए बनी होती थी, जिसमें मैंने जीएस 1 के लिए कम से कम 40 पेज छोड़ रखे थे, जीएस 2 के लिए कम से कम भाई साहब 50 पेज छोड़ रखे थे, और जीएस 3 के लिए कम से कम 80 पेज छोड़ रखे थे, जीएस 4 के लिए एग्जाम्पल कलेक्ट करने के लिए 20 पेज छोड़ रखे थे, और जीएस 5 के लिए कम से कम 20 पेज छोड़ रखे थे, और जीएस 6 के लिए भाई साहब कम से कम लगभग 70 पेज छोड़ रखे थे। इस तरीके से एक इतनी मोटी डायरी, जिसके पास कम से कम आप समझोगे लगभग 300 पेज की एक डायरी ले लो, जिसमें आप इतने इतने पेज छोड़ सकते हो। वहां पर कोई भी वैल्यू एडिशन आपको मिलती है, चाहे जीएस 4 का एग्जाम्पल मिला आपने तुरंत यहां कनेक्ट कर लिया। अब वही बात आ जाती है, जीएस 4 में तभी कनेक्ट कर पाओगे जब जीएस 4 का सिलेबस पता होगा। अब सिलेबस नहीं पता होगा तो कैसे कनेक्ट कर पाओगे, तो फिर नहीं पढ़ पाओगे, फिर पढ़ते रहो भाई साहब करंट अफेयर को प्रीलिम्स ओरिएंटेड,
और जब एग्जाम लिखने जाओगे मेंस में तो फिर जो रट्टा मार के वही आप लिख के आ जाओ नॉर्मल आंसर। तो हर किसी को लिखना आता है कि भाई साहब गरीबी से आप क्या समझते हैं, सरकार उसके लिए क्या कर रही है। लेकिन आप तभी अच्छा डेटा लिख पाओगे। मैं एडिटोरियल कराता हूं, उसमें कोई अच्छा डेटा आपको मिलता है, आपको मान लो GS1 का डेटा मिल गया तो इन 40 पेज में लिख लो, GS2 का कोई डेटा अच्छा मिल गया तो इन 50 पेज में लिख लो, GS3 का कुछ अच्छा डेटा मिला तो 80 पेज इसमें लिख लो, GS4 का, GS5 का, जहां पर भी आपका अच्छा डेटा कनेक्ट करता है वहां पर लिख लेना है। तो करंट अफेयर प्रीलिम्स ओरिएंटेड कैसे बनाना है, क्लियर कर दिया। मेंस ओरिएंटेड कैसे बनाना है, क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे कि भाई साहब करंट अफेयर को इंटरव्यू से कैसे कनेक्ट किया जाए, कि साक्षात्कार में, इंटरव्यू में हम कैसे इसके लिए करें। तो इसके लिए कोई नोट्स नहीं बनाने रहते हैं, हम अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। जैसे आज हमने आपको पढ़ाया जीरो FIR क्या होता है, तो बस ऐसे कंसेप्ट आपको समझने हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते कि जीरो FIR एक ऐसी FIR होती है कि कहीं पर भी घटना हुई है वहां पर उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा और वो इंसान जिस पुलिस स्टेशन से रिलेटेड है केस वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे क्या फायदे होते हैं, इससे फायदे ये होते हैं कि एक तो जस्टिस तुरंत मिल गया, समझ गए कि हमने लीगल असिस्टेंस बहुत जल्दी दे दिया, सपोर्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, उसको लीगल सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा, क्राइम्स कम होंगे, ये सब इसके फायदे हैं। तो जब हम चीजें समझाते हैं तो उन कंसेप्ट को समझ लो। और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस समय क्या होता है, बस आप मंथली करंट अफेयर जो भी आपने पढ़ रहा है उसको एक कोई मैगजीन पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके चले जाओ, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। करंट अफेयर से ही कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से हमें करंट अफेयर पढ़ना है। मुझे लगता है कि अब दोबारा आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोबारा आपको नहीं पूछना चाहिए कि सर एक वीडियो बना दो कि कैसे हमें करंट अफेयर पढ़ना है। तो यही वीडियो चाहे आप 4 साल बाद एग्जाम दे रहे हो चाहे 5 साल बाद दे रहे हो, यही नॉलेज आपको इंप्लीमेंट करना है कि आप अपने नोट्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड अलग बनाओ और मेंस ओरिएंटेड अलग बनाइए। नॉलेज आप अपनी बढ़ाते जाइए, वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे जो सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का रहता है कि सर करंट अफेयर जो भी आप कराते हैं तो करंट अफेयर्स में हम 3 तरीके की वीडियो कराते हैं। एक तो भाई साहब डेली, एक तो डेली होती है, दूसरी वीकली होती है, समझ गए, और तीसरी भाई साहब मंथली होती है, मंथली होती है। अब देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। डेली की क्लास कितने 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 देर में होती है? डेली की क्लास भाई साहब 1 घंटे की होती है मेरी, लगभग 1 घंटे की। वीकली की भी क्लास हमारी कितनी होती है? 1 घंटा 30 मिनट की होती है वीकली की, समझ गए। अब देखना इंटरेस्टिंग। और मंथली की कितनी होती है? मान लेते हैं 3.5 घंटे की होती है। तो अब देखो यदि मैं मंथली की डेली क्लास लूंगा तो एक महीने की क्लास कितने की हो जाएगी? 30 घंटे की हो जाएगी। लेकिन हमने 30 घंटे को भाई साहब कितने में कन्वर्ट कर दिया? 3.5 घंटे में। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तो कंटेंट छोड़ा गया होगा। इसमें क्या है, मैं तो खुद बोल रहा हूं एज ए टीचर भाई साहब 1 महीने की क्लास को 3 घंटे में नहीं पढ़ा पाएगा। तो फिर करता क्या है कि वो महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं उन्हीं को रखता है, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं उनको लगता है कि खराब है, मतलब नहीं पूछे जा सकते, तो उनको हटा देता है। लेकिन इसलिए मैं आपकी जगह होता तो मैं डेली करंट अफेयर देखता। मंथली केवल रिवीजन करने के लिए होता है कि कुछ पॉइंट चलो रैंडम रिवाइज कर लेते हैं, वीकली भी रिवाइज करने के लिए होता है। इसलिए मैं आपकी जगह होता तो मैं डेली करंट अफेयर करता। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग भाई साहब जो डेली होता है वो एक तरीके से मिल्क है। क्या है ये? मिल्क है। और जो भाई साहब जो वीकली है वो भाई साहब एक तरीके से दही है, समझ गए। और दही से आप क्या कोशिश करते हो? ये भाई साहब घी निकल आता है, घी, समझ गए। तो आप देखोगे ज्यादा घी खाओगे, ज्यादा मंथली कवर करोगे ना, और छोड़ दोगे तो भाई साहब ज्यादा घी खाना क्या होता है? हार्ट के लिए भी तो नुकसानदायक होता है, दिल के लिए। मतलब हम कुछ चीजें बस सॉर्टेड चीजें रख रहे हैं और ज्ञान को छोड़ रहे हैं। इसलिए भाई साहब दूध आप पियोगे ना तो सब मिनरल्स भी उसमें होते हैं, विटामिन भी होते हैं, बहुत कुछ चीजें हैं, समझ गए। और फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। लेकिन यहाँ आप आ जाओ केवल फैटी फैट बचा होता है, समझ गए, जो एक नुकसानदायक भी हो सकता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप डेली क्लास जरूर करें। डेली के साथ आप वीकली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, अच्छी बात है, कर लो। तो मेरा ये मानना, अब आपके पास टाइम नहीं है तो मंथली कर लो, कोई बात नहीं है। मंथली का जो हमने MCQ कराया है उसको कवर कर लो, वहां से भी बहुत सी चीजें कवर हो जाएंगी। तो ये है तरीका। तो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पर। अब जिनके पास टाइम नहीं है तो मैं तो उनको यही बोलता हूं मंथली कर लो। अरे कुछ ना करने से बेहतर है मंथली कर लो।
तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, आप सबसे ज़्यादा डेली करंट अफेयर करो, वहाँ से डेली कुछ ना कुछ सीखो, अपना आंसर राइटिंग भी करो, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको समझो। तो मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है डेली करंट अफेयर करना, फिर वीकली करूँगा, फिर मंथली करूँगा। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, चलो ठीक है यार, बेफादी का स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो कुछ तो सीखूंगा मंथली में, कुछ तो जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको तो कवर कर लूंगा, तो इसलिए फिर मैं मंथली करूंगा। तो इस तरीके से मैंने आज के सेशन को कवर कर लिया है। अब मैं कुछ जानकारी भी देना चाहता हूं कि आप देखोगे हमारी 26 जुलाई से लेके भाई साहब 31 जुलाई तक हमारा ऑफर चल रहा था। आपको पता है कि ऑफर पर कितना 60% ऑफ चल रहा था हमारे सभी पेड बैचेस पर। आपको पता है कि आरंभ बैच में मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं, पेपर 6 समझ गए, आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कराता हूं, आलेखन बैच में ही पढ़ा रहा हूं, समझ गए। ऐसे ही आप देखोगे प्रीलिम्स बहुत से बैच हैं, एआरओ बीओ बैच हैं, सब पर 60% ऑफ है। आप चाहते हो कि सर ये 60% ऑफ का हमें फायदा मिले तो कौन सा कोड हम यूज करें, तो हमारा कोड आप यूज कर सकते हैं योगी लाइव। योगी लाइव आप कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोई बड़ा बैच खरीदते हैं, जैसे मान लो आप प्लेटिनम बैच खरीदते हैं, उसमें डिस्काउंट चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं आरंभ बैच खरीद रहा हूं और मुझे डिस्काउंट चाहिए। अब टेस्ट सीरीज तो देखो अभी डिस्काउंट पे मिल रही है, तो आप डायरेक्ट हमारा कोड लगा लीजिए योगी लाइव, तो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मत बोलना कि सर 1499 रुपए की मिल रही है, 200 रुपए डिस्काउंट दिला दो, प्लीज़ मैं नहीं दिला पाऊंगा। उसके लिए बहुत प्रोसेस होती है, मुझे मैसेज करना पड़ता है, मैनेजमेंट के पास जाओ, तो बेफादी का मेरी एनर्जी खराब होती है, आपकी भी होगी। इसलिए डायरेक्ट कोड यूज करके आप उसमें जो भी डिस्काउंट मिल रहा है आप ले लो। कोई बड़ा बैच लेते हैं उसमें आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं @IIT-BHU 13-0-65-0-78 पर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे मैसेज करिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दीजिए कि सर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे बैच चाहिए और मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो आप यहाँ पर भेज देंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दिलवा दूंगा। ना तो आप चाहते कि सर मुझे कैसे बैच खरीदना है यही सिखा दो, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, स्टडी IQ को सर्च करो, समझ गए, गूगल करिए, बहुत अच्छे से आप गूगल करना तो जानते होंगे। यहाँ पर स्टडी IQ IAS बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, यहाँ स्टेट PSC दिखेगा, स्टेट PSC में यहाँ उत्तर प्रदेश में जाइए। उत्तर प्रदेश में आप देखो ये हमारा आरंभ बैच है, ये अवधय बैच है, ये प्रीलिम्स बैच है, ये आलेखन बैच है, ठीक है। इन सभी पर आप इधर भी देखोगे, इधर आप बढ़ाते जाइए, आपको बैच ये UPPCS RO फाउंडेशन जो भी है, ये UPPCS की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जैसे मान लो आपको इसी को खरीदना है कि सर इसको मुझे खरीदना है, तो ये एरर मैसेज क्यों आ गया, कुछ हो गया होगा दिक्कत, चलो कोई नहीं, दूसरे बैच को दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं दूसरा बैच भी कोई खरीदते हैं, स्टेट PSC में जाओ, दोबारा से उत्तर प्रदेश में जाओ, जैसे ये हमारा है आरंभ बैच, हम इसको भाई बाय नाउ करना चाहते हैं, बाय नाउ हमने किया, तो आप देखो यहाँ कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, योगी लाइव लगाया, ठीक है। और यहाँ पर बैच भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ये गोल्ड है, प्लेटिनम है, जैसे मैंने गोल्ड लेना चाह रहा है तो मैंने क्या किया, योगी लाइव, यहाँ कूपन कोड लगाया योगी लाइव, देखो कूपन कोड दिख रहा है योगी लाइव, हमने कूपन कोड लगाया, अप्लाई कर दिया, तो आप दिख रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग 2000 लगभग 2500 का डिस्काउंट मिल गया और ये 9000 में ये फाउंडेशन बैच मिल रहा है मुझे 2 साल के लिए, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ कवर होगा। आप देखो एक चीज ध्यान रखना है, जब लैपटॉप से लेते हो तो यहाँ कूपन कोड का ऑप्शन होता है जहां आप योगी लाइव लिख के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से जब आप लेते हैं तो मोबाइल से कूपन कोड का ऑप्शन यहाँ दिखता है, थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ दिखेगा। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे मोबाइल पर दिख ही नहीं रहा है, कूपन कोड का जो ऑप्शन है वो दिख ही नहीं रहा है, तो ये मैंने ये भी समझा दिया है। तो आप अच्छे तरीके से कोई भी बैच ले लीजिए, और कोई आपको एक्स्ट्रा बड़ा बैच लेते हैं उस पर डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।